हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 पर पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम, जिसके अंदर हम इसके फीचर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे वन बाय वन और उनको अप्लाई करेंगे इस पोएम के ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। सैटर्न के कैरेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम। An epic is a long narrative poem which has a lofty and sublime subject. मतलब इसका एक शानदार मौजू होता है जिसके ऊपर एपिक पोएम को लिखा जाता है in dignified style and ornamental language. The characters introduced in an epic must belong to the highest class in a society. जो एपिक है इसके अंदर हाईएस्ट क्लास, सोसाइटी के हाईएस्ट क्लास के कैरेक्टर्स को लिया जाता है। They must be distinguished and above the common men, मतलब कि वो आम आदमी से बेहतर होंगे। Possession and manners. An epic is never without a conflict existing between two forces. दो फोर्सेस के दरमियान एक झगड़े पर बात होगी। The action must involve heroic deeds and there is an array of armies and lustre of weapons. Its theme is never without a sublime moral. होमर एंड वर्जिल ये दो राइटर्स हैं जिनको फादर्स कहा जाता है। इन्होंने एपिक पोइम्स लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? इलियड एंड एनियड, ये दो पोइम्स लिखी थी जिनको मिल्टन ने फॉलो किया। ये मिल्टन के लिए एक इंस्पिरेशन बने, जिसको यूज करते हुए जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। Milton's Paradise Lost is no doubt a narrative poem of human actions with a wider scope. कि ये एक नेरेटिव पोएम है जिसके अंदर उनका थीम क्या है? He justifies the ways of God to men. ये मेन थीम है, ये सब्जेक्ट है इस पोएम का। And large significance because it deals with the whole human race. जिसका थीम है, जो मॉरल है, वो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस से बात हो रही है उसके अंदर। तो उसके हम इसके लिए डिस्कवर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एपिक रिगार्डिंग पैराडाइज लॉस्ट। जो एपिक पोएम के एलिमेंट्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे पैराडाइज लॉस्ट पे, ताकि हम समझ सकें कि पैराडाइज लॉस्ट एक्चुअल में एक एपिक पोएम है। अब फर्स्ट एसेंशियल फीचर एक एपिक का है, इट इज ऑफ वाइडर एंड यूनिवर्सल स्कोप, कि एक एपिक को वाइडर और यूनिवर्सल स्कोप का होना चाहिए। इट हैज नेशनल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। जैसा कि होमर की इलियड है, उसके अंदर उन्होंने नेशनल लाइफ को दिखाया, उसकी थॉट को और कल्चर को, ग्रीक्स की। जबकि वर्जिल ने क्या दिखाया? उन्होंने होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द रोमन्स। इसी तरह पैराडाइज लॉस्ट एक लॉफ्टी थीम है उसका, विद यूनिवर्सल अपील टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। The fall of man is the theme of this epic. It means Milton not only follows all the characteristic features of the epics of Homer and Virgil, but also modifies and ennobles his epic by giving it a Christian view. उसके बाद second feature क्या है? An epic has an ancient and Greek subject taken from the legend and history. मतलब हिस्ट्री से लिया हुआ कोई मौजू होगा जिसके ऊपर एपिक पोएम बात करेगी। The subject and action of Milton's epic is greater than Homer's Iliad and Virgil's Aeneid because its subject belongs to the whole human race and action. मतलब ये कि इसका जो थीम है पैराडाइज लॉस्ट का, वो होमर और वर्जिल से भी ज्यादा है, उनकी एपिक से बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर पूरी ह्यूमन रेस से बात हो रही है, उनके एक्शंस पे बात हो रही है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट और फीचर है द इन्वोकेशन टू द म्यूज। म्यूज कहते हैं ऐसा पर्सन या चीज जो इंस्पिरेशन होता है किसी भी काम को लिखने के पीछे। तो म्यूज को दुआ की जाती है, उसके आगे बात की जाती है, जो कि एक फीचर है एपिक पोएम का। दिस इन्वोकेशन इज मेड टू इंस्पायर एंड ब्लेस द पोएट टू कंप्लीट हिज टास्क प्रॉपरली। ये क्यों किया जाता है? ताकि पोएट अपना काम प्रॉपरली पूरा कर सके। मिल्टन भी एक होली स्पिरिट को, म्यूज को बुलाता है, अपने प्रोलोग में उससे बात करता है ताकि वो अपने काम को अच्छे से लिख सके और वो पूरी दुनिया में नाम पैदा कर सके। उसके बाद फोर्थ फीचर है
that all the characters must have dignity and variety, कि एक खास लेवल के होने चाहिए, उनके अंदर वैरायटी होनी चाहिए. In Paradise Lost we come across human as well as superhuman characters. ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं एडम एंड ईव और सुपर ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं गॉड, क्राइस्ट एंड सैटन. तो ये है कि कैरेक्टर्स को एक डिग्निटी होनी चाहिए उनकी और डिफरेंट वैरायटीज के होना चाहिए. और पैराडाइज लॉस्ट में हमें ये ओपनली मिल रहा है कि ह्यूमंस भी हैं और सुपर ह्यूमंस भी हैं. उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट है that it must have a hero with great qualities because we cannot imagine an epic without a heroic figure. कि एपिक के अंदर हीरो का होना जरूरी है. लेकिन अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर हीरो नहीं बता सकते. इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जैसा कि गॉड, सैटन और एडम. इनमें से किसी एक को हीरो हम नहीं कह सकते. और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर हीरोइक क्वालिटीज हैं. चाहे हीरो नहीं भी है लेकिन हीरोइक क्वालिटीज हैं जो कि जरूरी हिस्सा है एपिक का. उसके बाद सिक्स्थ एलिमेंट है दैट एपिक कैन नेवर बी विदाउट अ सीरियस मॉरल लेसन. कि मॉरल लेसन के बगैर ये कुछ भी नहीं है. तो थीम पैराडाइज लॉस्ट का क्या है? मिल्टन्स पोएम का टू इंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन. ये मेन थीम है, मेन सब्जेक्ट है एपिक का, पैराडाइज लॉस्ट का. उसके बाद सेवंथ एलिमेंट है दैट क्लासिकल एपिक इज इट्स लैंग्वेज इज सब्लाइम एंड अबव द कॉमन पेरेलेंस. कि इसकी जो लैंग्वेज है वो सब्लाइम होती है, एक खास दर्जे की होती है. एंड मिल्टन फॉलोज अरिस्टोटल्स व्यूज अबाउट सब्लाइम स्टाइल एंड गिव्स द एयर ऑफ ग्रैंड्योर टू हिज एपिक. कि उन्होंने अपनी एपिक के अंदर एक ग्रैंड्योर स्टाइल, अरिस्टोटल के स्टाइल को फॉलो किया है. उसके बाद एट्थ एलिमेंट है इज द यूज ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी. और पैराडाइज लॉस्ट में तो हम ये देख ही रहे हैं कि उसके अंदर ह्यूमन भी हैं और सुपर ह्यूमन भी हैं. और सुपर ह्यूमन सुपरनैचुरल पावर्स रखते हैं जैसा कि सैटन, एडम, ईव ये सब हैं. और सुपरनैचुरल मशीनरी तो यूज हुई है पूरी पोएम के अंदर. और इसको हम कंक्लूड करेंगे ये कह के कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर तमाम एपिक डिवाइसेस को उसने यूज किया है जो कि क्लासिकल एपिक्स के अंदर यूज होती हैं. और इसके अंदर तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अरिस्टोटल ने डिमांड की थी एक एपिक पोएम के लिए. तो ओवरऑल पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है. सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टर ऑफ सैटन. कैरेक्टर ऑफ सैटन, सैटन का क्या रोल है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर? इन द वर्ड्स ऑफ एस.टी. कॉलरिज, द कैरेक्टर ऑफ सैटन इज प्राइड एंड सेंसुअल इंडल्जेंस फाइंडिंग इन सेल्फ द सोल ऑफ मोटिव एक्शन. के मगरूर कैरेक्टर है सैटन का. अ टॉवरिंग बट नेगेटिव कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. He represents the strength and scope of evil and its impact on the lives of humankind. कि उसकी जो बुराई है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों के ऊपर. He is the most criticized as well as the most idealized personality. कि शुरू में जब वो करेजियस चीजें दिखाता है तो लोग उसे पॉजिटिव लेते हैं, उससे इनकरेज होते हैं. लेकिन जब वो नेगेटिव रोल प्ले करता है तो लोग उसे विलन बना देते हैं. He begins like a hero while ends with the depiction of a horrifyingly corrupt and mean character. कि हीरो के तौर पर शुरू करता है और विलन के तौर पर एंड करता है क्योंकि वो एक ब्लैस्फेमस वे में गॉड के खिलाफ जाता है और फिर लोगों को भटकाता है. तो उसका जो फिजिक है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? With head uplift above the wave and eyes that sparkling blazed, his other parts besides prone on the flood, extended long and large, lay floating many a road, in bulk as huge as whom the fable's name of monstrous size. कि एक वो मॉन्स्टर की तरह है, एक वेल की तरह है, एक टाइटन की तरह है जो पानी पर बह रहा होता है. Saturn appears on the scene in Book 1 as a strong character, where he lay floating in the dungeon horrible after his defeat at the hands of God. कि Book 1 के शुरू में उसका इंट्रोडक्शन होता है कि वो हेल के अंदर पड़ा हुआ है. He is of huge stature and appears to be very courageous as well as determined.
कि बहुत हौसले वाला नजर आता है वो बुक 1 में। Here we find his personality fighting for the cause of liberty and freedom, कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा होता है। He speaks to his assistant Beelzebub and inspires others to continue the war against the forces of good that are supported by God. मतलब वो अपनी आर्मी को ये कहता है कि हमें अपनी जंग जारी रखनी है, और इस तरह से वो हिम्मत और हौसला दिखाता है। But he is impressive, though vain and blasphemous, and appeals the readers to sympathize his character current state. कि शुरू में हमें लगता है कि सैटन जो है वो गलत नहीं है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। He is like a general commanding his army. He is ready to wage another war to prove his will, which he deems is not conquerable. This poses him like a hero, which indeed he is not. Satan is full of hatred for human beings. He wishes to avenge God. He has been utterly defeated and hurled headlong. मतलब ये कि वो लोगों को भटकाने के लिए काम करता है खुदा के खिलाफ जाकर into the hell, but Satan is so vain that he does not want to admit his defeat. He wants to fight on. He rather has an intention of study of revenge. वो रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए काम कर रहा होता है। And he brings with him immortal hate. He boasts of courage never to submit or yield before the Creator. In his defiance of God, he wishes to corrupt the creations of God. Satan shows the meanness of his character by plotting and planning against God. कि वो खुदा के खिलाफ चाहता है ताकि वो लोगों को भड़का सके और खुदा के खिलाफ जंग जारी रख सके। ये है सैटन का कैरेक्टर। आप इसके कैरेक्टर को खुद से क्रिटिसाइज करके, खुद से एनालाइज करके जान सकते हैं कि ये हीरो है या नहीं है। ये रीडर पर डिपेंड करता है कि वो सैटन को हीरो बनाए या ये डिसाइड करें कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर हीरो कौन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इन दोनों असाइनमेंट्स को आप नोट कर लें, तो कोई भी क्वेश्चंस होंगे पैराडाइज लॉस्ट के तो आप इनको उसमें लिख सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।